हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एनालिसिस 3 अगस्त का। तो आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त का हम हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कौन सा न्यूज इसमें हमने कवर किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं कौन सा न्यूज इस वीडियो में कवर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के पेपर में, और बाकी जो न्यूज है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ये बेसिकली जो आपका कल होम मिनिस्टर और कुछ इम्पोर्टेंट होम मिनिस्टर जो पॉजिटिव आए थे कोविड के लेकर के। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नहीं है, बट इसमें मैंने रखा है कि क्या क्या अभी जो कोविड को लेकर चल रहा है, कैसे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो होम मिनिस्टर का कल पॉजिटिव रिपोर्ट आया। उसके अलावा जो है आपका तमिलनाडु गवर्नर जो है भंवरी लाल पुरोहित, उनका है ना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। उसके यूपी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो है उनको भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया गया। इसके अलावा जो आपका एक यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं थी, मतलब कि कमला रानी वरुण, इनका डेथ हो गया कल है ना, कोविड को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट थी ये। तो ये सब हम देखते हुए कि आपको प्रिकॉशन अभी रखना जरूरी है, और कोविड को लेकर के सावधानी रखें, और उस हिसाब से सावधानी के साथ ही अपना काम करें। नेक्स्ट आपका फ्रंट पेज का न्यूज है, क्वारंटाइन रूल ईज्ड फॉर ट्रेवलर्स। तो जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे थे, जो वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए जो क्वारंटीन का रूल था, कि मैंडेटरी रूल था अभी तक कि 14 डेज क्वारंटीन आपको होना है मैंडेटरीली। उसको अगस्त 8 से जो है गवर्नमेंट चेंज कर रही है, उसको थोड़ा ईजी कर रही है। इसमें क्या किया गया है कि लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाएगा, अगर केसेस बाय केसेस उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा मैंडेटरी क्वारंटीन से। तो जो मैंडेटरी क्वारंटीन था 14 दिन का, उनसे उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है। उसके लिए क्या है कि हाफ द ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज ईच ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एंड होम क्वारंटीन टू 7 डे ईच। तो 7 दिन का, 14 दिन का जो क्वारंटीन था उसको 7 दिन तक करने का गवर्नमेंट ने बोला है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी किया है। और एग्जामिशन किस केसेस पे होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ कंपेलिंग रीजंस, जैसे प्रेगनेंसी है किसी का, किसी के फैमिली में डेथ हो गया है, सीरियस इलनेस है, तो इस केसेस में आपको एग्जामिशन मिल सकता है। आपको जो क्वारंटीन है 7 दिन का ही होगा, 14 दिन के बदले। उसके अलावा ट्रेवलर्स अकम्पेनिड बाय चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 10 ईयर्स आर ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। तो ये कैटेगरी में आप एग्जामिशन ले सकते हैं अगर फॉरेन से कोई आ रहे हैं तो क्वारंटीन गाइडलाइन से। उसके अलावा जो इन कैटेगरीज में नहीं है, वो भी अगर रिपोर्ट सबमिट करे RT-PCR टेस्ट करवाया उन्होंने और वो निगेटिव आया हो कोविड का, 96 आवर्स जर्नी के 96 आवर के अंदर में उन्होंने को टेस्ट कराया, वो निगेटिव कोविड निगेटिव रिपोर्ट जो अगर हो, तो उस बेसिस पर भी उनको जो है क्वारंटीन नहीं करना होगा, वो होम क्वारंटीन उनको करना होगा 14 दिन का। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो होता था अभी तक कि आपको होटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ता था, वो चीज़ आप उससे आप बच सकते हैं अगर आपके पास कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट है RT-PCR टेस्ट के द्वारा किया हुआ। तो ये है क्वारंटीन रूल का, अगर कोई आपके है तो उसमें आप बता सकते हैं इस चीज़ को, रूल्स को। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है, रिबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी। तो ये बेसिकली जो कोविड को लेकर के इकोनॉमी का जो है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको फोकस, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे लेकर के राइटर आपका मनमोहन सिंह है, पवी चक्रवर्ती। मनमोहन सिंह हम जो जानते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। तो इन्होंने जो है कुछ बताया है, अपना सजेशन दिया है कि कैसे जो है इस इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो है बेसिकली पहले इन्होंने बताया कि लोगों का कंसर्न जो है, फियर जो बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी को लेकर के, और बाकी और जो केसेज हैं उसको लेकर के। डिसरप्शन ऑफ दिस नॉर्मल सोशल ऑर्डर विल इनएविटेबली इम्पैक्ट लिवलीहुड एंड द टारगेट लार्जर इकोनॉमी। तो जो डिसरप्शन है लोगों का सोशल ऑर्डर का, कि भाई एक तो कोविड का हो गया, ऊपर से जो मिलिट्री वहाँ पे जो है आपका सोशल चेंजेस हैं, तो उनको लेकर के लोगों का लिवलीहुड अफेक्ट हो रहा है, और जो इकोनॉमी है अफेक्ट हो रही है। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो बात की जा रही है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जीडीपी नंबर, जीडीपी घट रहा है, तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ जीडीपी नंबर्स बेसिकली नहीं है, और इट मींस रिवर्सल ऑफ मेनी इयर्स ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत साल जो गवर्नमेंट ने काम किया है, पिछली गवर्नमेंट ने या उसके पिछली गवर्नमेंट ने जो बहुत सालों तक काम किया, इस गवर्नमेंट ने भी, वो सारा जो प्रोग्रेस है वो एक तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हमें ध्यान, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ जीडीपी नंबर के हिसाब से आप मत देखें इसको, ओवरऑल जो प्रोग्रेस हमारा जो है वो पीछे चला जाएगा, हम और पीछे चले जाएंगे। वीकर सेक्शन जो है बेसिकली वो वापस जो पॉवर्टी में जाने जा सकता है, ये कोविड के लिए इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो। मेनी इंटरप्राइज में शट डाउन, इंटायर जनरेशन में लॉस ड्यू टू सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये
इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ जीडीपी को तरह से आप हमें नहीं देखना है, उसको ओवरऑल सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट होगा, जो हमारा प्रोग्रेस, जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, उस पर जो इम्पैक्ट होगा, उसको देखने की जरूरत है। The slowdown economic activity is both a functional and of external factors such as lockdown। तो लॉकडाउन के कारण भी इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। उसके अलावा बिहेवियरल चेंज ऑफ पीपल एंड इंटरप्राइजेस ड्रिवन बाय फियर। तो ये फियर है लोगों में कि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद उनको दवाई अभी नहीं आ रही है, तो इन चीज़ों, ये फियर के कारण भी लोगों का जो ये बिहेवियरल चेंजेज आ रहा है, ये भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है कि इंटरप्राइजेज जो है वो सोच रहे हैं कि हम खोले कि ना खोले अपना बिजनेस को। लोग है ना काम पे जाने से डर रहे हैं कि क्या होगा आगे। तो ये सारी चीज़ें जो फियर जो है, इसके कारण भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में डालें, लोगों में कॉन्फिडेंस डालें, ताकि वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। तो ये कॉन्फिडेंस पे इस पूरा आर्टिकल में ध्यान दिया गया है कि कैसे हमें कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना है इकोनॉमी में, डिफरेंट सेक्टर्स में, लोगों में, सब पे। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इकोनॉमी कितनी है ना बुरी स्थिति में है या अनएम्प्लॉयमेंट। तो जून में अगर सिर्फ देखें तो 62 मिलियन लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत काम का डिमांड किया है। मनरेगा हम जानते हैं स्कीम जो है जिसमें कि एक यूथ को, आप किसी फैमिली, हर फैमिली को काम करने का अवसर है, उसमें काम दिया जाएगा। तो अगर वो काम का डिमांड करता है विद इन 100 डेज का मिनिमम कुछ काम है, तो इतने ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर में काम डिमांड किया है। ये जो है बेसिकली थ्राइस द यूजुअल नंबर। तो जितना लोग जनरली डिमांड करते थे मनरेगा में पहले के दिनों में, कोविड जब नहीं था, उसका तिगुना है। मतलब काफ़ी लोग जो बेरोजगार हैं, तभी तो वो काम का डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। एंड 10 टाइम्स मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड बाय इंटायर लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर। जितना कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय करता है, उसका 10 गुना लोग जो है इसमें एक तरह से लोगों ने काम मांगा है मनरेगा के अंतर्गत। इसमें से ज़्यादातर लोग जो है डिस्प्लेस्ड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर, जो माइग्रेंट वर्कर वापस आ गए हैं काम से छोड़ करके, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया है, वहाँ पर काम, बिजनेस ठप हो गया है, तो वो लोग बेसिकली इसमें ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे काम मांग रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बेसिकली कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, और लोगों में काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, रोजी रोटी नहीं है। इसके लिए तो मनरेगा ने तो बेसिकली अच्छा काम किया, लेकिन ये सिर्फ इनफ नहीं है। इसके लिए राइटर ने कहा है कि कैश ट्रांसफर जरूरी है। कि कैश ट्रांसफर मतलब कि पैसा हमें जो कैश में ट्रांसफर करना है पुअर पीपल को, लोगों को, ताकि कॉन्फिडेंस स्टोर आए। मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल कैन प्रोवाइड एन इमीडिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा, इमीडिएटली उनको कॉन्फिडेंस आएगा, वो कुछ खर्च कर पाएंगे, उनको लगेगा कि इकोनॉमी ठीक है, उनकी रोजी रोटी बनी रहेगी, उनके पास पैसा है। तो ये जो जरूरी है कॉन्फिडेंस, जो बात की गई शुरू में ही, जो फियर का माहौल है उसको बचाने के लिए, उससे हटने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे आएगा भाई, कैश ट्रांसफर से। इसे यहाँ पे जैसे, लेकिन गवर्नमेंट का क्या मानना है, यहाँ पे बताया गया है कि कैश ट्रांसफर क्यों नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि बेसिकली इससे क्या होगा, मिसप्लेस्ड सेंस जो है गवर्नमेंट में, कि कैश स्टेशन में डिटर पीपल फ्रॉम रिटर्निंग टू वर्कफोर्स व्हेन नीडेड एंड स्टार्व इंडस्ट्री ऑफ लेबर। तो गवर्नमेंट जो सोच रही है अभी, कैश ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कैश असिस्टेंस देंगे लोगों को, तो वो लोग वर्कफोर्स में काम पे वापस नहीं लौटेंगे। इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज है उनको लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये मानना है गवर्नमेंट का, जिसके कारण वो कैश ट्रांसफर स्कीम जो है स्टार्ट नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है। लेकिन इसको नेगलेक्ट करते हुए राइटर ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ है, नियरली 3 क्वार्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स received higher pay and benefits under their government's COVID-19 assistance than from their employers. बट दिस हैज नॉट प्रिवेंटेड अमेरिकन इंडस्ट्री फ्रॉम रीओपनिंग। तो यहाँ पे भी हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में भी गवर्नमेंट ने जो है लोगों को, अनएम्प्लॉयड जो लोग थे उनको है ना एक तरह से रिम्यूनरेशन दिया, असिस्टेंस दिया है, हायर पे एंड बेनिफिट, जितना उनको मिलता था अपने एम्प्लॉयर से जब वो काम कर रहे थे, जितना उनको नौकरी में मिलता था, उससे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने दिया है वहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोगों को। लेकिन इससे अमेरिकन इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अभी भी रीओपन कर रही है और काम कर रही है। तो ये सोचना गवर्नमेंट का कि भाई लोग जो वापस काम पे नहीं जाएंगे, ये गलत धारणा है, इसको नेगलेक्ट कर किया है इसमें राइटर ने। इसके अलावा इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आरबीआई, जैसे अभी आरबीआई ने कुछ अपना आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लाया था, अपने असिस्टेंट मेजर लिया था, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया था, क्रेडिट गारंटी जो है, एंड लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट स्कीम्स। तो ये स्कीम्स भी अच्छी है, लेकिन
इससे जो बैंक्स जो है, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक जहाँ से लोन आपको मिलता है, प्राइवेट एजेंसीज को लोन मिलता है, बेसिकली बिजनेस से लोन लेती है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया लेंडिंग का। उनको लगता है कि भाई अब लेंड करेंगे तो बिजनेस को कि अभी ऑलरेडी नहीं चल रहा है, हो सकता है उनका पैसा डूब जाए। तो ये बैंक्स में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। दूसरा, एक तो है हम लोगों को कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, वो कैसे होगा भाई? कैश ट्रांसफर से होगा। दूसरा है बैंकों में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, ये कैसे होगा? अलाउइंग इंस्टीट्यूशंस टू फंक्शन फ्रीली एंड प्रोफेशनली। तो इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आरबीआई हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे बैंक्रप्सी बोर्ड हो, सेबी हो, इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हो, इनको फ्रीली और प्रोफेशनली काम करने दिया जाना चाहिए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। जब जब विदाउट इंटरवेंशन से उनको काम करने दिया जाना चाहिए, बैंक्स को स्पेशली। When firms feel confidence of availability of capital and consumers, अब आते हैं फर्म्स पे, जो बिजनेसेस हैं, उनको अगर लगे कि नहीं कैपिटल अवेलेबल है बैंक्सों में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो उनको फंड चाहिए वो मिल सकता है, तो दे डू नॉट नीड मच एल्स टू किक स्टार्ट प्रोडक्शन। तो उसके अलावा उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जब गवर्नमेंट ने ये अपना मेजर लिया था, पहले कॉर्पोरेट रेट कट किया था, टैक्स को कट किया था, ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विल नाइदर बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉट आर फिजिकली अफोर्डेबल। तो ये यहाँ पे करने का, राइटर का कहने का है कि कॉर्पोरेट टैक्स कट जो है वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है कि वो फ्रीली जो है अपना काम कर सके, लोगों को जिसको पैसा चाहिए वो जज कर सके भाई हमें पैसा देना है या नहीं देना है। तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेसेस में भी, और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, आरबीआई है, उनमें। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो अभी हमने किया है, कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने किया है कि है ना भाई, प्रोटेक्शन इंडियन इंडस्ट्री को, कि भाई आप है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करने के लिए, cannot catalyze economic activity immediately, but instead is a dangerous reversal of established industrial policy। तो ये सही नहीं है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है, कि भाई एक्सपोर्ट नहीं होगा आपका तो इंडस्ट्री लोकल होगा आपका, तो ये सारा कुछ रेस्ट्रिक्शन सही नहीं है एक तरह से। लार्ज कैश डायरेक्ट कैश असिस्टेंस टू पीपल, इंप्रूविंग कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक, पहला स्टेप हमने ये देखा। दूसरा, कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक, मतलब बैंक्स में जो कैपिटल है उसको और इंप्रूव करना। एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट मिलेगा, गारंटी स्कीम्स जो है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए। इसके लिए लेकिन बहुत सारा जो आपको कैश देना है, कैपिटल देना है बैंकों में, या फिर जो कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट देना है, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही पैसा चाहिए। तो ये पैसा भी गवर्नमेंट पर उतना भी है नहीं। इसके लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है नया एवेन्यू तलाशे, कहीं कि पैसा कैसे लिया जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जो है बोरो करे। ये बहुत ही पहले से कांग्रेस पार्टी और कर रही है कि गवर्नमेंट को और बोरो करना चाहिए, मतलब लोन लेना चाहिए। हायर बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट इनएविटेबल, मतलब जरूरी है अभी के समय में देखते हुए। ये कैसे होगा? तो इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए, जैसे कि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हम पहले भी लोन लेते रहे हैं, तो इससे हमें लोन लेना चाहिए क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है पहले का, जो हमने लोन लिया हमने समय पर चुकाया है, इंटरेस्ट सब कुछ दिया है, तो हमें लोन अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा एक ओपिनियन दिया जा रहा है कि डेफिसिट मोनेटाइजेशन, मतलब जब आरबीआई पैसा दे प्रिंट करके पहले होता था, अब ये बंद है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो आरबीआई के थ्रू ये किया जाए। तो ये जो अभी इसके लिए क्या है, बहुत ही हाईयर टेंजिबल इंटेंजिबल इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है बेसिकली डिफिसिट मोनेटाइजेशन, जो प्रिंटिंग मनी आरबीआई पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे, ज़्यादा पैसा प्रिंट करके, तो वो अभी अभी जो है राइटर का कहना है कि वो लास्ट जो है मेजर रखना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट उसको। उसके पहले हमें जो है लोन दूसरे इंस्टीट्यूशन से अगर मिल सकता है हमें, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या दूसरी कंट्री से, तो वो हमें पहले तलाशना चाहिए, उसको हमें पहले यूज करना चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे फिर इन्होंने समअप किया है कि हमें जो डायग्नोसिस है, जो गवर्नमेंट को डायग्नोस करना है, इस प्रॉब्लम को देखना जो है, वो नज़रिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ हमें जीडीपी को नहीं देखना है कि जीडीपी नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, बल्कि इनको ओवरऑल देखना है कि सेंटीमेंट ऑफ फियर है लोगों के बीच में, अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है लोगों के बीच में, फर्म्स कंपनियों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटर्स जो हैं उनमें इनसिक्योरिटी है कि भाई आगे क्या होगा, कैसे इकोनॉमी रिवाइव करेगी या नहीं करेगी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जैसे हमने बताया 3 स्टेप जो है, एक कैश असिस्टेंस लोगों को, और दूसरे वेलफेयर प्रोग्राम्स, बैंकर्स के बीच में कॉन्फिडेंस कि भाई आप ऑटोनॉमी, आपको आप लोन दे सकते हैं, आप प्रोसेस आपका जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके अलावा बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस कि भाई आपको कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो मीट किया जाएगा, कैपिटल की कमी नहीं है। तो ये सारा जो है कॉन्फिडेंस, और रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस अमंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस by reestablishing the credibility of our institutions,
विल गेट हेल्प गेट फंडिंग। तो फंडिंग हमें लेने की जरूरत है इंटरनेशनल से, इन चीज़ों को करने में ये जितना जो रुपया चाहिए उसके लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग लेने की जरूरत है। तो ये बेसिकली जो है कोविड सिनेरियो को लेकर के या फिर अदरवाइज जो इकोनॉमिक सिनेरियो होता है उसमें आप आंसर मिल सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है। एक तो ऑटोनॉमी जो है हमेशा आता है, ऑटोनॉमी देना चाहिए, कैश असिस्टेंस, और तीसरा है लोन जो इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एडिटोरियल आपका है द सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट जो है इसको मंजूरी दी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली ठहराया है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है बाकी टेम्पल्स के बारे में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें कुछ खास नहीं है। बस आप आज जो है आप आर्टिकल 26 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 31 जो है फंडामेंटल राइट्स, इनको आप जरूर ध्यान से देखें। और राइट टू रिलीजन जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको आप अच्छे से पढ़ ले कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस का राइट्स क्या है और कैसे इसको लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको देखता है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल आपका एडिटोरियल है कॉन्ट्रैक्शन स्लोज। तो ये भी बेसिकली जो है आपका इकोनॉमी को लेकर के है। अभी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया था जून महीने का, उसमें देखा गया है जो हमने कि भाई जो जो कोर सेक्टर का ग्रोथ है वो कम हो गया, माइनस अराउंड 15.5% है जून महीने में। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो है पुराने अप्रैल मई महीने से फिर भी ठीक है। ये पहले जो था वो ज़्यादा कम था, आपका 21% कुछ था, -21-20%, उससे इम्प्रूव हुआ है। सॉरी, अप्रैल में जो था -37% था, उससे जो है इम्प्रूव होकर अराउंड 15% निगेटिव में ही हुआ है। तो एक इम्प्रूवमेंट है। लॉकडाउन जो ईज हुआ है उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है व्हीकल का, लोगों का इकोनॉमिक जो रिवाइव किया है, उसमें एक अच्छी खबर है कि भाई जो धीरे धीरे कोर सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। वेहिकुलर मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है उसका खपत हुआ है, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है। इसी तरह से बाकी चीज कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। तो आपको जो जानने की जरूरत है इसमें बेसिकली, मैंने कल लास्ट एडिटोरियल जो हुआ था एनालिसिस सैटरडे का, उसमें मैंने कोर इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया था। तो कोर इंडस्ट्री जो बेसिकली क्या है कि जैसा कि नाम आप समझ सकते हैं, कोर कोर मतलब है कि इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ का कोर। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर की, उसमें कुछ इंडस्ट्री है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है कोर इंडस्ट्रीज। तो ऐसे 8 सेक्टर्स है इंडिया में जिसको कोर सेक्टर का रूप दिया गया है, कोर सेक्टर में इसको शामिल किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका बहुत इम्पैक्ट रहता है जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम देखें तो ये 8 इंडस्ट्रीज, 8 सेक्टर्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा इनका जो अदर इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए 8 सेक्टर को छोड़कर बाकी जो इंडस्ट्रीज है, उनमें भी ये कोर इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मतलब कि हो सकता है ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो या उनका फिनिश्ड गुड सप्लाई कर रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो इसको मेजर, जैसे कि हर मेजरमेंट आप देखते हैं, बहुत सारे इंडेक्स है जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन को लेकर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो उसी तरह जीडीपी का एक इंडेक्स है। तो उसी तरह से कोर इंडस्ट्रीज को लेकर एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का है, उनका वॉल्यूम देखा जा, वॉल्यूम इंडेक्स एक तरह से देखती है गवर्नमेंट कि कितना वो एक्सपेंड किया है उस महीने में या कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज को मिला करके, और हर एक सेक्टर्स का। इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है बहुत बार कि बहुत बार आता है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, उसमें आप याद रखें कि कौन इंडेक्स को किस कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस रिलीज करती है। इसके अलावा होता है बेस ईयर। इसका बेस ईयर आपका है 2011-12। तो ये बेस ईयर अप्रोक्स सभी का भी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम देखें, इन्फ्लेशन इंडेक्स इसका भी है, आईआईपी का भी है। तो ये बेस ईयर ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस का अभी के समय में है। ये बेस ईयर समय समय पर गवर्नमेंट 5 साल 6 साल में इसको रिव्यू करती है और चेंज करती है। ये रिलीज कब होता है? तो 12 डेज बिफोर आईआईपी इज रिलीज। तो आईआईपी जो ये भी एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको भी हम देखेंगे। तो इसके 12 दिन पहले रिलीज होता है। और ये जो बेसिकली बताता है कि भाई एडवांस इंडिकेशन गवर्नमेंट को देता है, वो कि 12 दिन पहले रिलीज हो रहा है, तो एडवांस इंडिकेशन एक तरह से गवर्नमेंट को मिलता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ये 8 मेजर इंडस्ट्रीज जो है, सेक्टर जो है, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 40.27% जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो एक इंडेक्स है वो भी है। इस इंडेक्स में क्या है, ओवरऑल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखता है। ओवरऑल इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं उनका एक तरह से मेजरमेंट है कि भाई वो पूरी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ग्रो किया है या कैसे उसका ग्रोथ रहा है। उसमें से 40% जो आपका ये 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ये
8 सेक्टर जो हैं इसमें से 40% ये भी काउंट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, चाहे वो आईआईपी का हो या ऐसे भी अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 8 सेक्टर्स हैं। इसमें 8 सेक्टर्स में कौन-कौन सा सेक्टर है? तो ये भी अभी बार प्रीलिम्स से पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है कि इनका वेटेज जो है अलग-अलग है। जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो वेटेज वेटेज का कहने का मतलब है कि जो 100% अगर हम देखें तो 100% अगर ग्रोथ मेजरमेंट होता है उसमें, तो सबसे ज़्यादा वेटेज 28% उसका वेटेज होता है पेट्रोलियम का। तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ का डिपेंडिंग ऑन उनका गवर्नमेंट ने जो अपना फॉर्मूला लगाया है कि भाई उनका इम्पोर्टेंस कितना है उस इंडस्ट्रीज़ का, उस बेसिस पे इसको वेटेज दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी का है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का है, स्टील का, कोल का, सबसे लोवेस्ट जो है फर्टिलाइजर का है 2.63%। इसको अगर आप जोड़ेंगे टोटल को तो ये 100 हो जाएगा। तो ये वेटेज इसके अंदर का वेटेज है। तो बहुत बार पूछा भी जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है, या 5 इंडस्ट्रीज आपको दे दिया जाएगा सेक्टर, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, अरेंज कीजिए इसको। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, ये ऑर्डर कैसा है। अब हम आते हैं आईआईपी के पीछे ऊपर में। आईआईपी जो है बेसिकली जैसे हमने कहा कि टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडिया में, इंडस्ट्रीज जो सेक्टर्स है उसका एक मेजरमेंट है कि भाई वो कैसे ग्रोथ की, उसका ग्रोथ कैसा रहा है, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये जो है इसको पब्लिश करता है एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कहा उसमें अलग ऑर्गेनाइजेशन था, ये अलग है। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जो है ये इसको पब्लिश करता है, इसको निकालता है। ये मिनिस्ट्री भी अलग है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। और ये जो इसका बेस है लेकिन सेम है आपका कोर इंडस्ट्रीज से। इसमें जो है जितने इंडस्ट्रीज है उनको एक ग्रुप कैटेगरी किया गया है, 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। उसके अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आइटम्स है। माइनिंग इसमें एक आपका आइटम है और इलेक्ट्रिसिटी में एक ही आइटम है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 405 जो सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज आप कह लें वो इसमें रखा गया है। तो इसमें भी वेटेज अलग-अलग है डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्टेंस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद आता है आपको माइनिंग का वेटेज और उसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज। तो ये आपका ये अब ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि ये 3 इसमें कौन-सा कैटेगरी है, इनका वेटेज जो है अप्रॉक्सिमेटली कौन सबसे ज़्यादा वेटेज है और कौन-सा कम वेटेज है। तो इसके अंदर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग जैसे 405 सेक्टर्स को हम मेजर करते हैं, तो कंबाइंड वेटेज यहाँ पे दिया गया है 77%। तो ये आईआईपी हो गया और एक फूड इंडस्ट्रीज का इंडेक्स हो गया। ये बहुत ही ध्यान रखें, बहुत बार प्रीलिम्स में और ऑब्जेक्टिव में आपको इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल आपका है ए पॉलिसी विथ मैनी राइट इंटेंशन। तो ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया है, उसमें पार्लियामेंट से अभी अप्रूव होगा, अभी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। तो इसको लेकर के गाइडर ने बताया है कि उसमें क्या क्या अच्छा पॉइंट है और कुछ इन्होंने सजेशंस दिए हैं, कुछ बताया खामियां क्या है। तो पहला जो इन्होंने बताया अच्छा कि एजुकेशन जब पब्लिक गुड, यहाँ पे इसमें पॉलिसी ने बताया है अपने स्टेटमेंट में कि एजुकेशन इज ए पब्लिक गुड, मतलब कि इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर पब्लिक पॉलिसी, मतलब पब्लिक के लिए गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं। इट इज़ पब्लिक एजुकेशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द बिल्डिंग ऑफ नेशन एंड द ग्रोथ एंड बिल्डिंग द ह्यूमन सोसाइटी। तो पब्लिक एजुकेशन पे इसीलिए फोकस है गवर्नमेंट का। प्राइवेट एजुकेशन को के अलावा पब्लिक गवर्नमेंट को भी एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये इसमें पॉलिसी में बताया गया है। इसके अलावा जो हम ऑलरेडी इसमें कवर किया हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लास्ट 2-3 न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट एक बार फिर से इसमें बता दें हम, एक है 5+3+3+4 सिस्टम। पहले क्या था आपका 10+2 सिस्टम था। इसमें क्या था, ये स्टार्ट होता था आपका क्लास 1 से और उसके बाद क्लास 10 तक प्लस और प्लस 2 जो 11-12 होता था। लेकिन अभी क्या किया गया है, ये इसमें 1 के पहले जो प्री स्कूलिंग होता है, जो किंडरगार्टन हो जाता है या फिर प्री स्कूलिंग जिसको कहते हैं हम, उस पे बहुत ही ध्यान दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इस पे ध्यान दिया गया है इसमें। तो यहाँ जो 5 साल आप देख रहे हैं, ये 5 साल आपका है क्लास 1 और 2 तो है, इसके अलावा पहले के 3 साल तो ये प्री स्कूलिंग जो होता है, स्कूल यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो प्री स्कूलिंग पे यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है जैसे कि प्री स्कूलिंग में ही 85% बहुत जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है लोगों का, बच्चों का, वो प्री स्कूलिंग के समय में होता है। इसीलिए इस पर ध्यान दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है ये। उसके अलावा यूनिवर्सल एजुकेशन गवर्नमेंट का अभी तक क्या था कि क्लास 6 तक था, उसको बढ़ा करके क्लास 8 तक गवर्नमेंट का कहना है कि क्लास 8 तक जो है हम फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन करेंगे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट देने का है आपका। अभी तो क्या था, मिड डे मील मिलता था, उसके अलावा ब्रेकफास्ट गवर्नमेंट देगी ताकि और लोग बच्चे आए पढ़ने के लिए। वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो पहले आपका 12th में या उसके बाद होता था।
उसके अलावा हाई एजुकेशन के लिए में भी बहुत रिफॉर्म किया गया है। मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम, जिसमें कि चॉइसेस दिया जाएगा आपको, भाई आप कौन सा कोर्स कोर्स लेना चाहते हैं, वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स। अभी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, आपको जो सब्जेक्ट है मेजर माइनर का उसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसके साथ आप यही ले सकते हैं, इसके साथ आप यही ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या होगा भाई, मल्टीपल डिसिप्लिन आप एक साथ में प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया गया है सभी के लिए। 4 ईयर पहले क्या था, सिर्फ टेक्निकल में होता था, ये जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सभी के लिए किया गया है। गवर्नेंस में भी चेंज किया गया, पहले जो डिफरेंट बॉडीज था यूजीसी एआईसीटीई, अब उसको हटा करके एक गवर्नमेंट बॉडी रहेगी, एक रेगुलेटर रहेगा, तो ये अच्छा चीज़ किया गया इसमें। उसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को स्टेब्लिश करने के लिए मौका दिया जाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जीडीपी का एजुकेशन पे, वो बढ़ा करके अभी 4.8% 4.5% है, उसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम 6% तक बढ़ाएंगे उसको। उसके अलावा एजुकेशन जो हाई एजुकेशन वो फ्री किया जाएगा अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट के लिए, स्कॉलरशिप ऑफ फी वेवर के थ्रू। इसको गवर्नमेंट प्लान करेगी 50% एटलीस्ट स्टूडेंट जो हैं, जो वीकर सेक्शन के हैं, उनको फ्री में एजुकेशन, हाई एजुकेशन दिया जाए। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट क्या होता है, कितने बच्चे जो हैं, कितने लोग इनरोल्ड हैं स्कूल लेवल में या हाई एजुकेशन में, तो उसको हम कहते हैं इनरोलमेंट रेशियो। तो इनरोलमेंट रेशियो हाई एजुकेशन में बढ़ाने की गवर्नमेंट का है कि 50% तक हम इसको बढ़ाएंगे। अभी जब 25% अप्रॉक्स है, तो डबल करने का गवर्नमेंट का एम है 2035 तक। तो ये सारा कुछ है इसमें। इसके अलावा जो है इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है कि ग्रेड 5 तक, 5वीं क्लास तक एटलीस्ट जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाने का भाषा है, वो बच्चों के मदर टंग या वहाँ का जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसमें किया जाएगा। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब आपका जो एक तो होम लैंग्वेज हो गया, उसके अलावा दूसरा आप नेशनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और तीसरा आप चूज कर सकते हैं एक और ऑप्शनल लैंग्वेज। उसके अलावा एफिलिएशन सिस्टम को गवर्नमेंट हटाने की कोशिश करी कि हटाया जाए, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाए, ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो ये सारा चीज़ जो स्टेप्स इसमें लिया गया, इसी के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा मिसिंग क्या है पॉलिसी में, इस राइटर के हिसाब से, ऑल कॉमर्शियली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी क्लोज। ये ड्राफ्ट पॉलिसी में था पहले, जब जो रिपोर्ट दिया गया था कमिटी ने, कस्तूरी कमिटी ने, लेकिन इसको पॉलिसी में नहीं रखा गया है। इसमें प्रॉमिस किया गया क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली। तो ये जो कॉमर्शियली ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि सब स्टैंडर्ड है, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, ये राइटर का कहना है। दूसरा जो है, पॉलिसी प्रॉमिस डबलिंग डबलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो ड्राफ्ट पॉलिसी था, जो मतलब जो पहले जो कस्तूरी रंजन कमेटी का जो रिपोर्ट था ड्राफ्ट पॉलिसी, उसमें था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो डबल करने की गवर्नमेंट जरूरत है, 20% करने की जरूरत है, अभी 10% है। लेकिन इसमें पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उसमें इस बात का नहीं बताया गया है। उसमें कहा गया है कि सिर्फ 6% जीडीपी का हम करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ रिकमेंडेशन हैं जो कि इसमें नहीं, रिपोर्ट में नहीं आए हैं। उसको ऐसे जो अच्छा कमिटी इसमें है, जैसे कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन एट नेशनल लेवल एंड सिमिलर वन स्टेट लेवल, ये नहीं किया गया है। नो मेंशन ऑफ स्टेट एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये नहीं है आपका। एक स्टेट लेवल, जो अभी स्टेट लेवल में क्या होता है, अभी जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन का, वही अपेक्स बॉडी है, तो इसको हटा के ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया था रिपोर्ट में कि भाई आप ये स्टेट स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाएं, जो कि उसको देखे। तो ये चीज़ है ना, इसमें नहीं रखा गया पॉलिसी में, ये रखना चाहिए था। उसके अलावा फुल रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एट ऑल लेवल, इसका कोई प्रॉमिस नहीं है पॉलिसी में। मतलब टीचर्स का जो पोस्ट वैकेंट रह जाता है बहुत लेवल पर, चाहे वो स्कूल लेवल हो, हाई एजुकेशन लेवल हो, तो उसको हम भरेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं रखा गया है, जो कि रखना चाहिए था। तो ये कुछ कमियां हैं जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि क्या क्या करने की जरूरत है। और नेक्स्ट आपका जो है एडिटोरियल, पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर्स। तो ये भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे हमने कहा, जो 5+3+3+4 जो फॉर्मूला है, इसमें जो 5 में एम्फेसिस है अर्ली चाइल्डहुड केयर पर लेकर के, तो ये जो है बेसिकली, जो अगर हम कहें 85% ऑफ चाइल्ड जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो एज ऑफ 6 साल के अंदर अंदर हो जाता है, ये मानना। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो अभी भी जो 5 करोड़ स्टूडेंट चिल बच्चे जो ऐसे हैं, डू नॉट हैव अटेंडेड फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिनको कि ये जो पहले 6 साल में जो उनको प्री स्कूलिंग होना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला है। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं,
वो बेसिकली जो लो इनकम पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम एनर्जी नहीं होता, ना तो वो टाइम होता है उनके पास क्योंकि वो दिन भर मजदूरी करते रहते हैं, ना ही उतनी एनर्जी बचती है कि वो बच्चे को पढ़ा सके खुद से, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चों को ज़रूरत है पढ़ाने की, सीखने की, फंक्शनल लिटरेसी की ज़रूरत जो है वो नहीं पूरी हो पाती है, स्पेशली लो इनकम ग्रुप में। हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो वो बेसिकली हो जाता है प्री स्कूल में किंडरगार्टन में बच्चे को भेजते हैं, उनके पास टाइम होता है, कुछ समय भी देते हैं, लेकिन लो इनकम पेरेंट्स के समय में ये नहीं हो पाता है। इसके लिए इन्होंने अपना इन्होंने मेथड बताया, एम, एस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। तो ये बेसिकली करने की कोशिश की है। इसी का एग्जांपल दिया कैसे हम इसको, जो लो इनकम पेरेंट्स है ग्रुप है, उनको हम कैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए इंकरेज कर सकते हैं, वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जा सकता है। अभी जो है 30% लो इनकम ग्रुप के लोग बच्चे जो है वो नहीं जाते स्कूल में, अर्ली चाइल्डहुड केयर में, मतलब डायरेक्टली प्राइमरी में जाते हैं, मतलब क्लास 1 में से स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे, वैल्यू एजुकेशन, डू वैल्यू एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड, तो उनको लगता है प्राइमरी स्कूल से ही ठीक है एजुकेशन होना चाहिए, उसके पहले का जो एजुकेशन है वो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। पहला जो स्टेप है आपका वो है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इन पेरेंट्स को अवेयर करना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्री स्कूल एज यहाँ पे अच्छे 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, तो आप इसको प्री स्कूल भेजिए या फिर अपने खुद से प्री स्कूल का जो न्यूमरेसी बेसिक फंक्शनल लिटरेसी जो है वो दिया जाना चाहिए। तो पहला आपका हो गया अवेयरनेस देना। बिल्डिंग एस्पिरेशन, उसको लोग कैसे एस्पायर कीजिएगा, आप कैसे उसको अवेयर कीजिएगा, थ्रू रोल मॉडलिंग दिखाना, बच्चों को रोल मॉडल दिखाना, मास मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। इन्वॉल्विंग एग्जांपल्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर इज सच इट्स क्रूशियल फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है आपका अवेयरनेस देना, लोगों को अवेयर करना, लो इनकम ग्रुप के बच्चों को, नीचे तक के पेरेंट्स को, कि भाई प्री स्कूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब अवेयरनेस और एस्पिरेशंस हो गया, तब उनको है इन्फॉर्मेशन देना, भाई कैसे वो पढ़ाएंगे, ये भी तो बताना आपको है कि ठीक है अच्छी चीज़ है वो, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो उनको जो है एजुकेशन टूल्स देना, देखिए जैसे कि आपका दैट दे कैन देमसेल्फ कॉन्फिडेंटली एडमिनिस्टर, क्योंकि वो खुद से उस चीज़ को पढ़ा सके और उस चीज़ को यूज कर सके, बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये जरूरी है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सिंप्लीफाइड, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और कंटेक्चुअलाइज, ताकि वो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स उसको समझ सके और अपने बच्चों को सिखा सके वो चीज़ें को। उनके रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में कंटेंट जो होना चाहिए, ताकि खुद पेरेंट्स भी समझ सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके, सीख दे सके। तो दूसरा हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। तीसरा जो है इन्फॉर्मेशन या मटेरियल कर लीजिए। तीसरा जो और लास्ट मेथड जो आपका सस्टेन इंगेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स इज टू मोटिवेट देम। तो अब जरूरत है मोटिवेट करने का पेरेंट्स को कि भाई आप बच्चे, पेरेंट्स तो पढ़ा रहे बच्चे को इन्फॉर्मेशन जो हमने जो दिया, लेकिन क्या वो हो सकता है वो 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, लेकिन उसको मोटिवेट कैसे रखें हम कि आप उसको कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए जरूरी है कि मेजरमेंट, मतलब फीडबैक लेना, कि बच्चे जो पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं, प्री स्कूलिंग का जो कर रहे हैं, उनका एक फीडबैक या उनका एक टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स को लगे हाँ मेरा बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनको और मोटिवेट होगा, हाँ ठीक मुझे और पढ़ाना चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए पढ़ाई को। तो ये जरूरत है मेजरमेंट। ये तीसरा स्टेप है कि चाइल्ड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, उसको हम मेजर करें। डिफरेंट मेथड है आपका, वर्चुअली आप कर सकते हैं उस चीज़ को, असेसमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और इस मेजरमेंट को उनके पेरेंट्स को दिखाएं कि देखिए आपका बच्चा जो 1 महीने में, 6 महीने में इतना प्रोग्रेस कर गया, इसको नंबरिंग नहीं आता तो ये नंबरिंग पहचान रहा है, इसको कलर नहीं आता था कलर भी अब ये जानने लगा है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। तो ये बेसिकली इन्होंने बेसिकली एक को फाउंडर है रॉकेट लर्निंग, जो कि स्कूल लाइफ के फोकस करता है, तो इन्होंने एक मेथड बताया है बेसिकली। इसको आप आंसर में लिख सकते हैं कि कैसे हम लो इनकम ग्रुप में अर्ली चाइल्डहुड केयर को ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है चाइनीज लैंग्वेज कोर्स अंडर रिव्यू। तो ये बेसिकली जो मैंडरिन कोर्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लैंग्वेज कोर्स, चाइनीज लैंग्वेज कोर्स स्पेशली, उसको लेकर के जो गवर्नमेंट अभी उसको रिव्यू कर रही है, उसमें एक नाम आपका देखें, कन्फ्यूकस इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपको जानने की जरूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टर्म है ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पर। कन्फ्यूकस इंस्टीट्यूशन जो है आपका, ये पब्लिक एजुकेशन पार्टनरशिप बिटवीन कॉलेजेस, ये जो जैसे इंडिया में कुछ कॉलेजेस हैं और चाइना में कुछ कॉलेजेस हैं, तो ये जो पार्टनरशिप करते हैं, और थर्ड पार्टनर इसमें होता है हनबन, जो कि वहाँ पे एक चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट है एक तरह से। तो ये बेसिकली इसका क्या काम है कि चाइनीज लैंग्वेज या चाइनीज जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना इस कॉलेज में। जैसे मान लीजिए इंडिया का कॉलेज, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कन्फ्यूकस इंस्टीट्यूट है, CI।
तो ये क्या करता है भाई, इसने पार्टनरशिप किया चाइना के किसी कॉलेज से और हनवन से इसमें। और यहाँ पे जो है चाइनीज एजुकेशन की पढ़ाई होगी, चाइनीज लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। अगर कोई इंडियन सिटीजन या कोई भी चाइनीज लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, मान लीजिए, हो सकता है उसको एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल रहा हो या फिर कुछ और बात हो, तो उस केस में वो जो है यहाँ पे आके चाइनीज लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है। तो ये होता है कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूशन। ज्वाइंट वेंचर बिटवीन होस्ट यूनिवर्सिटी एंड और स्कूल है पार्टनर यूनिवर्सिटी इन चाइना। तो होस्ट यूनिवर्सिटी हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, चाइना में कोई यूनिवर्सिटी एक तो हो गया, एंड हनवन। हनवन जो है यहाँ का एक कंट्रोवर्सी एजेंसी है, जो कि गवर्नमेंट को लगता है, बहुत सारी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगता है कि वो चाइना का जो सिविलाइजेशन है उसको प्रमोट करने का तरीका है, वहाँ पे वो स्पेनेज हो रहा है और गलत काम हो रहा है। तो इसके थ्रू ये 3 पार्टी का एग्रीमेंट एक तरह से कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट होता है। इसमें फंडिंग वंडिंग भी होती है, पार्शियल फंडिंग होता है, स्टाफ सपोर्ट होता है, चाइना से हो सकता है स्टाफ यहाँ पे टीचर्स आए पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है यूके टू इशू क्वाइन टू ऑनर गांधी जी। बेसिकली मैंने रखा है इसीलिए कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का। ये जो बेसिकली जो आपका ब्लैक अगेंस्ट ब्लैक मूवमेंट जो चल रहा है आपका ब्लैक मूवमेंट, तो उसमें लेकर के गांधी जी को लेकर के यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक क्वाइन बनाएंगे जिसमें गांधी जी की कॉमेमोरेट करने के लिए क्वाइन का रिलीज किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो ब्लैक मूवमेंट चल रहा है उसको आप ध्यान में रखें, उसका एक्सपर्ट्स है उसको आप ध्यान में रखें। मेंस में इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है आपको, और क्या क्या डिफरेंट गवर्नमेंट उसके लिए कर रही है, तो उसमें एक ये भी स्टेप है आपका। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस, हिंदू एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।